हाँ तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है आपका पिथ बॉल प्रॉब्लम। तो बेटा पिथबॉल प्रॉब्लम मतलब पिथबॉल क्या होती है वो पहले हमें समझना पड़ेगा। पिथबॉल का मतलब दो मेटालिक बॉल्स या प्लास्टिक की बॉल भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली किताबों में मेंशन होता है मेटालिक बॉल्स, लेकिन प्लास्टिक की बॉल या कोई भी बॉल सेम काम करती है, कोई परेशानी नहीं उसमें। दो बॉल्स को एकदम मासलेस धागे, एकदम हल्के धागे से इनएक्सटेंसिबल का मतलब धागे खींचेंगे नहीं, खींच के लंबे नहीं होंगे, धागों का लेंथ सेम रहेगा, तो इनएक्सटेंसिबल धागों से लटका दिया है एक फिक्स्ड सीलिंग से। ये सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। सीलिंग फिक्स्ड है, रूफ फिक्स्ड है, जहां पे लगाया वो फिक्स्ड है, धागे हैं मासलेस, और हमारे पास दो पिच बॉल है, दोनों साथ में लगे रहेंगे, और सिंस नीचे की तरफ है तो मतलब वो तो ऐसे ही रहेंगे। अब हमने क्या किया, हमने दोनों में पॉजिटिव चार्ज दिया। खुद बताओ, जब मैं दोनों में पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाएंगे कि नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो ज्यादा दूर जाएंगे क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर मैं कम पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो बेटा कम दूर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि अच्छा, निकालना क्या है वो करने से पहले पहले समझते हैं कि मैं जब चार्ज दूंगा तो होगा क्या। मान लो मैंने दोनों में चार्ज दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। दोनों का मास बेटा m है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि दोनों का मास ही आपका सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों की स्ट्रिंग की लंबाई सेम है l, और वो गिवन क्वांटिटी बेटा बोला है। मास दोनों का सेम है और वो गिवन क्वांटिटी है। लेंथ दोनों स्ट्रिंग का सेम है, वो भी गिवन क्वांटिटी है, और दोनों को मैंने कुछ एक अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। चार्ज क्यों दिया, कितना दिया पता नहीं, लेकिन दिया है कुछ एक अमाउंट ऑफ चार्ज, और वो हमें निकालना है। टू फाइंड में क्या है, क्यू, हमें कितना चार्ज दिया वो निकालना है। और हमने देखा कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जिससे दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2 थीटा। ये भी थीटा और ये भी थीटा, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2 थीटा। तो हमको निकालने ये बोला है कि रस्सी में जो टेंशन होगा वो कितना होगा। तो बेटा टेंशन निकालने बोला है, और ये बोला है कि सिंस ये 2 थीटा तक गया है तो आपको ये बताना है कि दोनों में मैंने कितना चार्ज दिया। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि चार्ज दोनों में कितना है बेटा। लेट्स से दोनों में चार्ज क्यू है। अच्छा, मार्कर चेंज करता हूं। पहली बात, इस बॉडी का थोड़ा डायनामिक समझते हैं। नीचे की तरफ बेटा क्या लग रहा होगा, mg। ये चार्ज इस तरफ क्यों गया, क्योंकि इस चार्ज ने उसको रिपेल किया, है ना बेटा, रिपेल किया। हाँ तो बेटा रिपेल किया, तो करने की वजह से इसमें एक फोर्स लगा होगा, कितना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe, है ना बेटा, Fe लगा होगा। अब थोड़ा अच्छे से देखोगे तो इसमें भी Fe इस तरफ लगा होगा और mg इस तरफ लगा होगा। तो अच्छे से देखो, इसमें भी Fe इस तरफ और mg इस तरफ, लेकिन बाय, और सिंस दोनों सिस्टम आइडेंटिकल है तो इसमें जो टेंशन T लगा होगा इसमें भी टेंशन T वही लगा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो बेटा अच्छे से देख, इसका डायग्राम मिरर इमेज है बेटा, तो हम एक ही की स्टडी कर लेते हैं तो दूसरे की स्टडी अपने आप हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ये चार्ज यहाँ पे, मतलब ये इतना यहाँ से शुरू किया था, इतना दूर आके रुक गया। जब ये इतना दूर आके रुक गया तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसमें नेट फोर्स क्या है बेटा, 0। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक एक्सिस बनाते हैं, एक ये एक्सिस हो गई और दूसरी ये एक्सिस हो गई। तो इन दोनों एक्सिस में हम सारे फोर्सेस को तोड़ देते हैं। अच्छे से देखोगे तो ऑलरेडी mg इस तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है, लेकिन टेंशन बेटा अलग है, तो टेंशन को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। क्यों बेटा, ऑल्टरनेट एंगल था शायद, मेरे को पता नहीं, थ्योरम नहीं पता, ऑल्टरनेट एंगल थी शायद, तो ये इसके बराबर होता है। टेंशन का बेटा यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, T cos थीटा। बेटा टेंशन का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, T sin थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? और सिंस बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी, अच्छा इक्विलिब्रियम में है यानी कि बॉडी ऊपर नहीं जा रही, ऊपर या नीचे नहीं जा रही, यानी कि ऊपर नीचे के नेट फोर्सेस क्या हो गए, 0। तो हम क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन,
टी कॉस थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो गया mg। और बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम में है यानी कि हॉरिजॉन्टल भी मोशन नहीं कर रही, तो हम क्या लिखेंगे बेटा टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है बेटा, इसको अभी के लिए एफ लिख दो, एफ। अब बेटा इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू एक बार निकालते हैं, कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बेटा, के क्यू दोनों में ही चार्ज क्यू है तो क्यू स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दो, नीचे में लिख दो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो निकालना जरूरी है। खुद देखिए एल है तो ये क्या होगा एल कॉस थीटा, ये क्या होगा एल साइन थीटा, यानी ये क्या हो गया बेटा आपका एल साइन थीटा। तो बेटा खुद बोल ये भी क्या हो गया एल साइन थीटा। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या हो गया बेटा 2l साइन थीटा। तो बेटा फोर्स के बीच में क्या आता है के क्यू स्क्वायर बाई बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 2l साइन थीटा का स्क्वायर। इसको नाम दो इक्वेशन 2, इसको नाम दो इक्वेशन 2। अब एक बात बता, अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूं, इक्वेशन पहले बेटा पार्टीशन कर देते हैं, बोर्ड में उतनी जगह है नहीं। इक्वेशन 2 को मैं अगर 1 से डिवाइड करूं, 2 को 1 से डिवाइड करूं तो एक बार बता टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा एफ ई बाई एम जी। और एफ ई की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2l साइन थीटा होल स्क्वायर एम जी। बेटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ, सॉरी टी और टी कैंसिल हो गया, क्या बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा के क्यू स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। अब बेटा अच्छे से देखो, हमको निकालने क्या बोला था, चार्ज क्यू निकालने बोला था और टेंशन टी। टी को अभी के लिए साइड में रखो। अगर मुझे क्यू की वैल्यू पता है, सॉरी क्यू की वैल्यू निकालनी है मुझे, अच्छे से देख थीटा मुझे गिवन है कि नहीं, तो जो जो टर्म हमें गिवन है हम उसको टिक लगाते जाएंगे। थीटा गिवन तो बेटा टेन थीटा मेरे को पता है, थीटा गिवन टेन थीटा पता है, साइन स्क्वायर थीटा भी पता है बेटा, एल दिया हुआ है, एल स्क्वायर पता है, 4 तो वैसे भी पता है, के हमको पता है, के क्या होता है बेटा 9 × 10 पावर 9, मास पता है और जी पता है। अच्छे से देखोगे तो एकमात्र वेरिएबल यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं बेटा। और एक बार क्यू की वैल्यू आ गई, एक बार क्यू की वैल्यू आ गई तो क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। क्यू की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो बेटा सीधी बात है आ गया रिजल्ट अपना, टेंशन भी आ जाएगा। क्यू की वैल्यू आप रिजल्ट में पुट करो ना तो ये पूरी चीज आपको पता चल गई, थीटा भी पता है, टेंशन निकल जाएगा। लेकिन अगर टेंशन आपको नहीं निकाल पा रहे हो तब भी एक और तरीका है बेटा। नेक्स्ट तरीका मैं ऐसा करता हूं, आप लोग आई होप ये वाला पार्ट आपने लिख लिया होगा, मैं आप लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूँ, पूरा ही लिख लो, पूरा ही उतार लो, ठीक है। मैं अभी ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। बेटा वीडियो में पूरा बोर्ड आता नहीं है ना, ये बड़ी मुसीबत है यार। देखो इक्वेशन अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करूं तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा एम जी स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1, तो टेंशन क्या हो गया बेटा रूट ओवर एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। यहीं से भी बेटा आपका टेंशन आ गया, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर डायग्राम से भी हम निकाल सकते हैं, अभी मैं टी कॉस थीटा इसको भूल जाता हूँ यार, हटाओ यार, कौन इतना कठिन करेगा, सिंपल तरीके से करते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, यानी कि नेट फोर्स, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो अच्छे से सुनना, नेट फोर्स अबाउट एनी डायरेक्शन इज जीरो। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही,
यानी कि नेट फोर्स अबाउट एनी डायरेक्शन इज जीरो। तो मैं इस डायरेक्शन को भी तो कंसिडर कर सकता हूं। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, इस तरफ क्या लग रहा है टेंशन, इस तरफ क्या लग रहा है Fe और mg का रिजल्टेंट। सही बात है कि नहीं, Fe और mg का रिजल्टेंट। बेटा Fe और mg का रिजल्टेंट क्या होगा बता, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है कि नहीं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर mg स्क्वायर। बेटा ये तो 11वीं में पढ़ाया था आपको, आ गया बेटा। देखो सेम रिजल्ट हम एक और मेथड से लेके आ गए, ठीक है बेटा। अब इसको निकालने के और भी तरीके हैं यार। देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये अगर थीटा है तो ये पूरा चीज क्या होगी, थीटा प्लस 90 डिग्री। ये एंगल कितना था थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, पूरा 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री, और ये थीटा कैंसिल हो गया तो 180 माइनस थीटा। अब एक बात बता, याद है लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम याद है कि नहीं, Fe डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय sin 90। बेटा लेमिस थ्योरम दोबारा लिख ही देता हूँ बेटा, आप फिर बोलोगे सर बोलते जाते हैं वीडियो में लिखते नहीं है, लिख देता हूँ बेटा। जिनको खैर आई होप यार तुम लोगों को पता होगा ये सब चीजें बताने का कुछ नहीं है, मैं 11वीं में ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको ये सब चीजें, है ना। देखो बेटा टेंशन डिवाइडेड बाई sin 90 डिग्री इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई sin 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई sin 90 प्लस थीटा। बेटा sin 90 क्या होता है 1, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा cos थीटा। आ गया खत्म, हटाओ यार, रिलेशन यही से भी आ जाता है, कैसे भी करो बेटा, सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं, आपको सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमने थ्योरी की पिटबॉल की, तो पिटबॉल का मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एसके वर्मा से होमवर्क दूंगा आपको। एसके वर्मा से जो होमवर्क है जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में करना है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करेंगे हम 25, 27, 26, 24, 25, 27, 26, 24। एच वर्मा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है एच वर्मा का, उससे करना है 23, 22। ये सब सवाल है बेटा आपको करने हैं, एच वर्मा से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है। तो इससे हमारा मतलब 30 तक ऑफिशियली सारे क्वेश्चन, 33 ना मैंने दिए थे ना लास्ट टाइम, तो ऑफिशियली उस तक सारे सवाल हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है बेटा। आज इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाऊंगा, उससे भी मैं सवाल देखता हूँ, अगर अच्छा खासा करा देते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब होमवर्क और दे देंगे, ठीक है बेटा। इसमें से एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, बढ़िया सवाल है 23 बेटा, एकदम दिमाग लगा के करना है, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं 23 का थोड़ा सा आपको वो देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। जब 23 करोगे तो अगर नहीं होता तो फिर थोड़ा वीडियो का ये जगह देख लेना बेटा। बोला ऐसे है ना कि जैसे हमारा पिटबॉल होता है ना, एक ही जगह से दोनों टंगे होते हैं, एक ही जगह से दोनों टंगे होते हैं, लेकिन इस पिटबॉल में एक जगह से दोनों टंगे नहीं है, दोनों अलग अलग जगह से टंगे हैं, ठीक है बेटा। और बोला है कि दोनों में मैंने एक में प्लस क्यू दिया, कुछ ऐसा सवाल है, ठीक है, आपको देख लेना, एक में प्लस क्यू दिया, एक में माइनस क्यू दिया, तो ऑब्वियसली दोनों खींच के आएंगे, खींच के आएंगे। तो ये वाला हो जाएगा ऐसे और ये वाला हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। अब बोला है कि कुछ चार्ज निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आपको सोचना है बेटा, कुछ नहीं है, घूम फिर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रही है, mg नीचे की तरफ लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रही है, टेंशन वैसे लग रही है, सेम ही चीज है, बस घुमा फिरा के दिया है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछा है। आई होप मतलब यार तुम लोग ईमानदार बच्चे भी हो, होशियार बच्चे भी हो, कर पाओगे, ठीक है। तो कर लेना ये वाला सवाल, ठीक है बेटा। और साथ में 22 शायद थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल है ये, ठीक है। तो देख लेना तुम लोग अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगता है, ठीक है बेटा। चलो हमारा पिटबॉल का, अब हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ पिटबॉल, जो एसके वर्मा में नहीं है।
और आपको पता नहीं बाकी किसी भी किताब में मिलेगा कि नहीं, मिल भी जाएगा, सवाल होगा क्या, सवाल तो हर किताब में होता है। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल ये है, फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। बढ़िया सवाल है, सुनना अच्छे से। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का सोचें। θ1 θ2, इसका मास आपका बेटा m1 है, मास m है, चार्ज q1 है, मास m है, चार्ज q2, यानी कि दोनों का मास जो है बेटा सेम है। दोनों का मास जो क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के चार्जेस अलग अलग है। यानी कि ये q1 है और ये q2 है, और कंडीशन ये दी गई है q1 ग्रेटर देन q2। कंडीशन ये दी गई है q1 ग्रेटर देन q2। तो हमको बताना है कि θ1 बड़ा होगा θ2 बड़ा होगा क्या? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ भाई। लास्ट वाला इनसफिशिएंट डेटा। बेटा ये तो फालतू ऑप्शन है, अपनी क्या ही कर सकते हैं अपन। ठीक है, सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो, दिमाग लगाओ। चलो भाई, आई होप आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। भाई देखो, मतलब बताएंगे अभी। देखो भाई क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। जो पहला चीज आता है हमारे पास, एक पिटबॉल को हम इमेजिन करते हैं। एक पिटबॉल है, ठीक है बेटा, ये एक और पिटबॉल है। इसमें इस तरफ क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। और ये एंगल क्या है? थीटा। अब कुछ चीजें हमको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ चीजें अपने को दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एक बात बता, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा, सोच के देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा तो ये पिटबॉल और ऊपर जाएगा ना बेटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मान ले mg ज्यादा है, यानी कि मास बॉडी का ज्यादा है, भारी पिटबॉल है, खुद भारी है तो उठाने में तकलीफ होगी ना यार। तो भारी पिटबॉल है तो ये नीचे आना चाहेगा कि नहीं? जितना भारी है नीचे आना चाहेगा, तो नीचे आना चाहेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम। ठीक है, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। अब एक बात देख, मास दोनों का बराबर है, मास दोनों का बराबर यानी कि नीचे दोनों सेम हिसाब से आ रहे हैं। अब देखते हैं ऊपर जो जा रहे हैं, ऊपर ऊपर किसके लिए जाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ऊपर जाता है ना, वो देखते हैं। एक बात बता, Q1 है, Q2 दिया हुआ है, Q1 बड़ा है Q2 से, तो फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा बेटा? बेटा सेम लगेगा दोनों में। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला डेफिनेशन कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया था, जो कूलम्ब्स लॉ का पहला वर्ड म्यूचुअल। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये बड़ा हो, ये छोटा हो, ये छोटा हो, वो बड़ा, दोनों में फोर्सेस क्या लगेंगे बेटा? सेम। यानी कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों में कैसा सेम लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगा। और mg तो बेटा वैसे भी क्या लग रहा है दोनों में? सेम। यानी दोनों का mg भी सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बेटा? θ1 इक्वल टू θ2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, जो हमारा अगला सवाल है वो बोर्ड में है आपके सामने, आप देख सकते हो। सेम सवाल है, कुछ चेंज नहीं किया है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ ये कंडीशन बदल गई है। अभी दोनों, इसका चार्ज दोनों का सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, Q और Q। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और कंडीशन ये दिया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी कि ये भारी है और ये हल्का है, ये भारी है और ये हल्का है। तो आपको बताना है कि कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो, आंसर सोच लो, और आंसर चलो डिस्कस करते हैं अभी। एक बात बता, दोनों में चार्ज सेम हो अलग हो, क्या मतलब अपने को? दोनों में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? सेम। यानी दोनों को जो उठाने वाला होगा सेम है, थीटा को बढ़ाने वाला क्या होगा? सेम। लेकिन mg देखते हैं, mg किस में ज्यादा है बेटा? mg इसमें ज्यादा है, mg इसमें ज्यादा है। इसमें mg क्या है बेटा? कम, क्योंकि इसका मास क्या है? ज्यादा। तो इसका मास ज्यादा, तो ये ज्यादा नीचे लेके आना चाहेगा ना, और ज्यादा नीचे लेके आना चाहेगा तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो θ1 की वैल्यू कम है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी। समझ में आ गया बेटा? अब इस सवाल को, ऑप्शन सी है हमारा आंसर, देख लो। अब इस सवाल को एक और तरीके से पूछ सकते हैं।
अब बोल दिया कि इसका मास m1 है, ये थर्ड क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, पहला तो चार्ज अलग था, दूसरा मास अलग है, तीसरा आपका ये मास भी अलग, चार्ज भी अलग। अब ऐसा कुछ कंडीशन दे दिया m1 ग्रेटर देन m2 बट q2 ग्रेटर देन q1, यानी एक का मास बड़ा है, एक का चार्ज बड़ा है। बेटा कोई रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ज बड़ा हो, छोटा हो, इक्वल हो, नॉन इक्वल हो, अपने को क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बेटा दोनों में सेम ही लगेगी ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने कंसिडर मतलब देखना नहीं अभी के लिए, क्योंकि वो तो दोनों में सेम ही लग रही है। जिसका मास ज्यादा, किसका मास ज्यादा, इसका मास ज्यादा, तो ये ज्यादा नीचे आएगा, इसका एंगल कम। तो ऑप्शन आपका हो गया बेटा सी। तो बेटा चार्ज कैसा भी दिया हो, ऑप्शन आपका सी ही मारा। बढ़िया सवाल है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऑप्शन होगा। चलो भाई, पिटबॉल का टॉपिक हमारा हुआ खत्म। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में लगेगा, और कह सकते हो कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमारी शुरू हो जाती हैं चैप्टर की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आप लोग अपने नोट्स को निकालिए, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं एसबी एंटरप्राइज के थ्रू, वो लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वो ले लीजिए और पेज नंबर 10 में पहुंच जाइए। वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नोट्स में मिल जाएगा। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। सबसे पहले यार, ये फील्ड फील्ड क्या है? फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड, वो फील्ड, क्या है ये सब? इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, क्यों कि ये सब टर्म्स कहाँ से आती हैं? फील्ड तो हमें दिखती नहीं आंखों से, लेकिन क्या है ये चीज, है ना? तो इस चीज को समझने के लिए ये समझते हैं। पहले मान लो ये चार्ज क्यू है और यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्यू है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो कैपिटल क्यू है, इस स्मॉल क्यू को एक फोर्स लगाएगा इस तरफ। और अच्छे से देखो, इनके बीच में कुछ नहीं है, हवा, वैक्यूम, कुछ भी हो, मतलब इनफैक्ट इस चार्ज को ये चार्ज टच कर रहा है कि टच नहीं कर रहा। दूर से ही अपने प्रेजेंस मात्र से, दूर से ही प्रेजेंस मात्र से इसने इसको धक्का देने की क्षमता रखता है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, जो हमने पहले पढ़ा था, याद है क्लास 9 में आपने पढ़ा था, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो मेन बात है, इसने तो इसको टच ही नहीं किया, इसने इसको टच तो किया ही नहीं, तो कैसे हुआ? तो हम कहेंगे कि हमने एक थ्योरी दी, हम कहेंगे कि इसके अंदर से पक्का कुछ निकल रहा है, जो निकल रहा है वो इससे इंटरेक्ट कर रहा है और इसको धक्का दे रहा है। तो जो चीज निकल रही है, इससे जो निकल रही है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। समझ में आया बेटा? अच्छा एक बात बता, इस चार्ज को मैं यहाँ पे रखूं कि यहाँ पे रखूं? यहाँ पे रखने से भी तो फोर्स फील करेगा ये, यहाँ पे रखने से भी फोर्स फील करेगा ये, यहाँ पे रखो फोर्स फील करेगा। अगर मैं इस चार्ज को बोर्ड से आगे रखूं तो भी आगे की तरफ फोर्स फील करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये चार्ज जो बड़ा कैपिटल क्यू है, अपने हर तरफ, किसी भी तरफ आप कोई भी चार्ज को रखो, वो उसको फोर्स धक्का देगा। यानी कि इस मेन चार्ज के आसपास कोई सा भी आप चार्ज रख लो, ये मेन चार्ज उन सारे चार्जों में फोर्स लगाने की क्षमता रखता है, फोर्स लगाने की क्षमता रखता है। यानी कि इससे निकलने वाली जो फील्ड है वो हर तरफ है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में होती है बेटा, 3D में हर तरफ होती है। और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज आ गया तो वो पक्का फोर्स फील करेगा। ठीक है बेटा? तो बेसिक आपको समझ में आया। आप नोट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा होगा उसको पढ़ लो, ठीक है? आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी चीज की। नेक्स्ट हम आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है, टेस्ट चार्ज। इसको समझना जरूरी है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा? एकदम सिंपल वर्ड है, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज। आपको याद होगा ये वाला टॉपिक मैंने क्लास 11 में ग्रेविटेशन में कराया था, टेस्ट मास। क्लास 11 में कराया था बेटा टेस्ट मास। तो टेस्ट मास क्या होता है बेटा? एक बहुत ही छोटा मास जो हर किसी मास से अफेक्ट हो जाएगा सिस्टम में, लेकिन खुद किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो टेस्ट चार्ज भी वही होता है बेटा, एक बहुत ही छोटा चार्ज जो खुद दूसरों चार्जेस से अफेक्ट होगा, लेकिन खुद उन चार्जेस में अफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं तुमको एग्जांपल, हम टेस्ट मास के एग्जांपल से लेते हैं।
जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा सिस्टम है, अर्थ बहुत बड़ा सिस्टम, अर्थ बहुत बड़ा बॉडी है। मान लो अर्थ के ऊपर सिर्फ मैं खड़ा हूँ, मान लो मैं खड़ा हूँ, तो अर्थ मुझे खींच रहा है नीचे की तरफ, मैं भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ। अच्छे से देखोगे ये अर्थ है मान लो, और ये मान लो मैं हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, सही बात है, और अर्थ मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। एक बात बता, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ अर्थ मुझ पे जो फोर्स लगा रहा है और मैं अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा हूँ दोनों सेम है? क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होता है बेटा। ये मान लो आपका 1000 न्यूटन मान लो लगा रहे हैं, लेकिन खुद एक बात बता, ये 1000 न्यूटन, ये जो 1000 न्यूटन मैंने जो अर्थ पे लगाया, क्या उससे अर्थ का कोई मोशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें वही 1000 न्यूटन की जो मुझ पे लग रही है, क्या मेरे पे मोशन हो सकता है? हाँ, मैं तो एक्सेलरेट करके बहुत दूर जा सकता हूँ उससे। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ ने मेरे पे जो फोर्स लगाया, अर्थ ने जो मेरे पे फोर्स लगाया वो सिग्निफिकेंट है मेरे लिए, लेकिन मैंने जो अर्थ पे फोर्स लगाया वो अर्थ की सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मैं कैसा मास चाहूंगा? टेस्ट मास। समझ में आया कि नहीं बेटा? किस मास की तरह मैं कहलाऊंगा? टेस्ट मास। समझ में आया? उसी तरह टेस्ट चार्ज क्या होता है, मान ले एक चार्ज है 100 कूलम, कैपिटल क्यू, एक बहुत ही छोटा चार्ज क्यू नॉट, 0.0000, बहुत सारे जीरो, फिर एक 1 कूलम, बहुत छोटा चार्ज। तो बेटा ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन एक बार बता, दो हाथ दोनों में फोर्स सेम है। खुद सोचना, इसकी वजह से इसको जो धक्का फोर्स, मान ले इससे भी 100 न्यूटन लग रहा है, मान ली इससे भी 100 न्यूटन लग रहा है, खुद एक बात बताइए, बहुत बड़ा चार्ज है ना भाई। तो ये सिग्निफिकेंट मोशन शो करेगा कि ये सिग्निफिकेंट मोशन शो करेगा? ये चार्ज बहुत कम है, यानी कि इसका मास भी बहुत कम मास है। तो बहुत कम मास है तो ये चट करके भाग जाएगा कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट मास, सॉरी टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज जो खुद दूसरे के प्रभाव में आएगा, जो खुद दूसरे के प्रभाव में आएगा, लेकिन खुद दूसरे चार्ज पे उतना कुछ सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं छोड़ सकता। बेटा समझ में आ गया होगा? नोट्स में दिया हुआ है बेटा, पढ़ लो उस चीज को, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे भी बोलते हैं कि व्हेन Q नॉट टेंड्स टू जीरो, वही बात है बेटा, छोटा सा चार्ज है ना, तो Q नॉट टेंड्स टू जीरो, ऐसे भी बहुत जगह लिखा हुआ है। जैसे समझना है बेटा समझ सकते हो, एक ही चीज है हजार तरीके से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बेटा देखो, ये ऐसे डिफाइन किया गया। डिफाइन कैसे किया गया ये सुनो, और इस तरह डिफाइन भी क्यों किया वो भी आपको आगे आगे पता चलेगा। मान लो एक कैपिटल चार्ज Q है, ये एक स्मॉल चार्ज Q है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है बेटा? R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा लिख ही देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कैपिटल Q इसके लिए डिफाइन होगी, ये टेस्ट चार्ज है बेटा, टेस्ट चार्ज R डिस्टेंस दूर में रखा गया फॉर कैपिटल Q at a distance small r is defined as force acting on Q naught due to Q divided by जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उससे डिवाइड किया। ठीक है बेटा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोला गया कि मान लो ये एक मेजर चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज, मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेके आ गया, टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो ये वाला बड़ा वाला चार्ज इसको फोर्स लगाएगा कि नहीं? तो दैट फोर्स डिवाइडेड बाई दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा इस चीज को और ये चीज आप थोड़ा दिमाग में रख लो, ठीक है। इसको ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ये चीज आप एक बार लिख लो। मैं इसको और डिटेल में समझा रहा हूँ अभी, और 5-6 मिनट के इलेक्ट्रिक फील्ड की फील ही करानी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फील कराएंगे हम लोग, ठीक है। देखो एक बार नाम क्या है, पहली बात एक नया टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक बार पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये टॉपिक है, नया टॉपिक। हेलो, हाँ तो बेटा देखो,
नया टॉपिक ही मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट। चलो समझते हैं इस चीज को। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? देखो ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सही बात है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट कैंसिल गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अच्छे से सुनना, एक बात बता, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल किसकी रहे थे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इसके लिए, इस पॉइंट पे। तो फॉर्मूला क्या आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा देख, फॉर्मूले में ये वाला चार्ज आया क्या? नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली देख फॉर्मूले में क्या क्या है, के कांस्टेंट है बेटा, आर क्या है, कितना दूर निकाल रहे हैं, और कैपिटल क्यू क्या है, किस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये चार्ज तो नहीं आएगा ना सीन में, समझ में आ रहा है? अब इसको और क्लियर करते हैं, इस चीज को और क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड असलियत में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड असलियत में क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा आपको। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए टूल फॉर फाइंडिंग फोर्स on any charge, on any other charge due to main charge। ये चीज लिख लो बेटा, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। अब मैं समझाता हूँ मीनिंग क्या है। देख, मान ले मुझे इस पॉइंट पे मैंने चार्ज क्यू नॉट को रखा, तो अभी थोड़ा टाइम पहले आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या था बेटा, एफ बाई क्यू नॉट आया था कि नहीं, है ना? तो फोर्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्यू नॉट इंटू ई आएगा, सही आ रहा है? देख, तो इसे क्यू नॉट पे फोर्स कितना लगा, क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू पुट कर दे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना आ गया, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स आ गया हमारे पास। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्यू नॉट की जगह कोई और चार्ज Q1 रख दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स इक्वल टू जो चार्ज हमने रखा है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहाँ पे Q1 लिख दे, आगे रिजल्ट देख, इन दोनों के फोर्स क्या होगा, के Q1 बाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से एक ट्रिक निकाली, हमने बोला कि मुझे यहाँ पे मैं कोई भी चार्ज को रखूं, उस पे जो फोर्स लगेगी उसके लिए मैं हर बार कूलम लॉ पे नहीं जाऊंगा, मुझे इस पॉइंट पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस पता है। इस पॉइंट पे जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो ये वाला चार्ज के लिए यहाँ पे कुछ एक फील्ड थी ई, जैसे ही मैंने कोई चार्ज लेके आ गया तो उस चार्ज पे फोर्स कितना हो गया, क्यूई। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? देख, सिंपल सा चीज है, मुझे किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालनी है, किसी भी स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लूंगा, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उसी चार्ज को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे फोर्स डायरेक्टली एक स्टेप में मिल गया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो बोर्ड में जो लिखा है आप लोग उतार सकते हैं। इस चीज को मैं और थोड़ा फील से समझाता हूँ आपको। देखो, मान लो ये चार्ज आपका 100 कूलम है, और ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर है। तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी बेटा, 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी 100 डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना बेटा 10 स्क्वायर, 100 कैंसिल, 9 × 10⁹ आई कि नहीं, सही है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 1 कूलम का एक चार्ज लेके आ जाऊं, तो इस 1 कूलम में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्या हो गया बेटा, क्यू। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू कितना है बेटा 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 × 10⁹, जो कि हमने पिछले स्टेप में निकाला था। आंसर क्या आ गया, न्यूटन। बस, अगर मैं यहाँ पे 2 कूलम रखता तो फोर्स कितना होता, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 × 9 यानी कि 18 × 10⁹ न्यूटन। तो बेटा देख, इस पॉइंट पे तो जो भी चार्ज रखेगा, 4 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, 15 कूलम, जो रखना है रख, उस चार्ज को अगर इस पॉइंट में लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देगा, तो तुझे इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज
इजीली मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक टूल होता है बेटा, किसको निकालने के लिए? फोर्स को निकालने के लिए। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी लेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा? फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? ये बेसिक फॉर्मूला बेटा, ये याद रहना चाहिए। एफ बाई क्यू नॉट होता है। ठीक है बेटा। तो एफ बाई क्यू नॉट हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम होगी इसकी यूनिट। नेक्स्ट अगर हम डायमेंशन की बात करें, वो भी बेटा आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? MLT -2। आपका कूलम का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एम्पियर इंटू टाइम। इसको सॉल्व करोगे आपका MLT-3A-1 आ जाएगा। लिख लो बेटा इसको। तो डायमेंशन भी आ गया। अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो उसी तरफ लगती है जिस तरफ आपका फोर्स लग रहा है। इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रखूंगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं होता, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो वो फोर्स किस तरफ फील करेगा? इस तरफ। यानी इस चार्ज से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस तरफ डायरेक्टेड है? आउटवर्ड। मान लो मैंने एक नेगेटिव चार्ज को रखा, तो यहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को किस तरफ खींचेगा? इस तरफ खींचेगा। तो किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है? उसकी तरफ। ये आपको पेज नंबर 11 में मिल जाएगा नोट सेक्शन में, कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बहुत मतलब आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बहुत सारी चर्चा करनी है, अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों, ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की तरफ आती है। ये बात याद रहेगा बेटा। अच्छा, पॉजिटिव मान ले ये पॉजिटिव चार्ज है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। अभी हमने पहले जो डिस्कशन किया था कि पॉजिटिव चार्ज से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और नेगेटिव चार्ज से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। अब हम ये देखेंगे कि मान लो किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो दूसरा जो चार्ज है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा उसमें किस तरफ फोर्स लगेगा? समझ में आ रहा है? पहले हमने जो डिस्कशन किया था ठीक थोड़ा टाइम पहले, उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि मान लो मैं एक चार्ज हूं, तो मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ निकलेगी। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? मेरे सामने एक और चार्ज रखा हुआ है, वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स किस तरफ फील करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? देख, एक बात बता, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है। खुद बात बता, ये प्लस क्यू इसे पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किस तरफ फील करेगा? इस तरफ। मैं बोल रहा हूँ ये किस तरफ फोर्स फील करेगा? इस तरफ फील करेगा कि नहीं बेटा? और जब भी इस तरफ फोर्स फील करेगा, और हमको यही पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, और प्लस क्यू भी उसी तरफ फोर्स फील कर रहा है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, यानी कि दूसरा चार्ज ये चार्ज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही जाएगा हमेशा। समझ में आ रहा है बेटा? नेचुरली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही जाएगा। नेक्स्ट बात, ये प्लस है, ये प्लस चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है बेटा? बाहर की तरफ जा रही है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जा रही है। और हमने एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे बिठा दिया। नेगेटिव चार्ज बेटा फोर्स किस तरफ फील करती है बताओ? नेगेटिव चार्ज फोर्स फील करती है बेटा अट्रैक्टिव फोर्स। ये प्लस है ना बेटा, तो नेगेटिव इस तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं? और खुद सोच, अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये पॉजिटिव चार्ज की। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ खींचा चला आ रहा है। यानी कि नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ऑलवेज मूव्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी डिस्कस किया। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड, ओन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है बेटा? ओन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है बेटा? इनवर्ड, अपनी तरफ। नेक्स्ट,
एक बाहरी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमेशा फोर्स फील करेगा इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल यानी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। एक नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यानी किसी दूसरे चार्ज के लिए। ठीक है बेटा, बच्चों जो अगला सवाल है वो आपके सामने है। अभी हम थोड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बेटा ये नहीं भूलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है बेटा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक टूल है जिससे हम चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, फोर्स। बात खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एक टूल है जिससे हम चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है थ्रू आउट ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्स एक्सिस में। मान लो ये एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रही है। एक्ट ऑन ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, एक 2 कूलम चार्ज पे एक्ट कर रही है, तो उस 2 कूलम चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगी, फोर्स कितना लगेगा बेटा, क्यूई। वेक्टर क्वांटिटी होती है, चार्ज कितना है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, तो फोर्स कितना हो गया न्यूटन आई कैप। क्यों आई कैप बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ थी, एक्स एक्सिस में, आई कैप में, तो फोर्स भी किस तरफ होगा, आई कैप में। तो बेटा कितना हो गया हमारा फोर्स, 20 न्यूटन आई कैप। यानी कि यहाँ पर अगर एक चार्ज होगा Q तो इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं बेटा। और चार्ज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या फोर्स चेंज होगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है ना, तो तू किसी भी जगह में चार्ज को रख दे, तुझे फोर्स निकालना है तो Q इंटू उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। अब बोला है कि मास 5 kg है, इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, यानी कि बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी। इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी क्या था बेटा, 0, यानी कि इनिशियली रेस्ट में थी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, काइनेमेटिक्स का सवाल है। फोर्स बाय मास होता है कि नहीं, फोर्स कितना है बेटा 20, मास कितना है बेटा 5 kg, एक्सेलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा अभी अपने को क्या निकालना है, बस कुछ सब लिखो। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दिया है 10 सेकंड, एक्सेलरेशन है 4, एफ निकालना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। यू 0 बेटा, टाइम भी 0, सॉरी यू 0, टाइम तो खैर 10 है, हाफ ए हो गया 4, 10 स्क्वायर बेटा ये हो गया 200 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम हमारे अगले सवाल पे आते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, इस तरफ है, एक्स एक्सिस में। हमने इसको पॉजिटिव माना, इस तरफ को नेगेटिव माना, इन ए रीजन। एक चार्ज है 2 कूलम का, जिसका मास 5 kg दिया हुआ है और उसको फेंका गया विथ वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड आई कैप। -10 मीटर पर सेकंड आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस में, माइनस का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में। यानी मैंने फेंका किस तरफ चार्ज को, इस तरफ फेंका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस उस तरफ। मैंने चार्ज को इस तरफ फेंका, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब एक बार बताओ, पहली बात, चार्ज फोर्स किस तरफ फील कर रही होगी, इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यानी फोर्स किस तरफ फील कर रही होगी, इस तरफ। समझ में आया कि नहीं बेटा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यूई। चार्ज कितना है 2 कूलम इंटू 10 आई कैप, ये हो गया बेटा 20 न्यूटन फोर्स। एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, फोर्स बाय मास, 20 बाय मास कितना है 5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास दिया हुआ है बेटा 5। तो हमें ये सब चीजें तो पता चली। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी में फोर्स इस तरफ लग रहा है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, तो हमको ये बताना है कि एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन। 11वीं पढ़ चुके हो, आंसर होगा रिटार्डेशन। अब बेटा याद है रिटार्डेशन बताया था, व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर ऑपोजिट इट इज रिटार्डेशन, व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बेटा ये समझ में आया। ठीक है, तो देखो बेटा वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। खुद सोच, तेरी गाड़ी की अगर वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स उस तरफ से लग रहा है तो गाड़ी की रफ्तार कमेगी ना, तो कम के एक टाइम पे 0 होगा ना। तो हमको पूछा है कि रफ्तार कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 0 होगी। तो मान लेते हैं कि बॉडी यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s ट्रेवल की, यहाँ से यहाँ तक आई
और यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। हमें क्या निकालना है, ये एस निकालना है। तो पहले उच्च सब लिखते हैं बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, +10 की -10 -10 टाइम शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। एक्सेलरेशन क्या है 4 +4 के -4, फोर्स उस तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी उस तरफ क्या है बेटा +4। ये डायरेक्शन है बेटा, प्लस डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन, तो +4 फाइनल वेलोसिटी 0। तीन चीजें पता है बेटा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एस। कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले में टाइम नहीं आता, v² - u² = 2af। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस u² कितना है बेटा -10², 2 × 4 × s। मेरे हिसाब से s आएगा आपका -12.5 मीटर। बेटा माइनस क्यों आ रहा है, माइनस का मतलब हो गया बेटा नेगेटिव डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है। देख इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ ना, जो कि क्या है नेगेटिव। समझ में आया बेटा ये सवाल, वेरी गुड।